ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बीएससी की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है। उसके अंदर हमने अभी तक एचएसएबी का प्रिंसिपल किया था, क्लासिफिकेशन जो है कि कठोर अम्ल क्षार क्या होते हैं और मृदु अम्ल क्षार क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स क्या है। दूसरा हमने किया था सिम्बायोसिस, सहजीविता क्या होती है। तो उसके अंदर हमने देखा समान समान की तरफ जाने का प्रवृत्ति रखता है, जैसे मृदु लिगैंड जहाँ पर है वहां जाने की रखता है, और कठोर लिगैंड जो है वो कठोर लिगैंड वाले स्थान पर जाने की प्रवृत्ति रखता है। तो आज हम उसी में आगे देखेंगे। नेक्स्ट अगला टॉपिक है एचएसएबी के अंदर ही हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस के अंदर ही है कठोरता व मृदुता का सैद्धांतिक आधार। सैद्धांतिक आधार यानी कि कठोरता और मृदुता को समझाने के लिए कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, जिनके द्वारा इनको और आसानी से समझा जा सकता है। एग्जाम के अंदर भी यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। दो तीन प्रिंसिपल है, तीन सिद्धांत है, जिनमें से एक है पिटजर का सिद्धांत, जो लास्ट में आएगा तीसरा। वो पूछा गया है एग्जाम के अंदर, यूनिवर्सिटी एग्जाम में, कि पिटजर के सिद्धांत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या क्या होता है बताइए। उसके अलावा दो और हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत और पाइबंद सिद्धांत। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो कठोरता मृदुता का सिद्धांत है, ये मोस्टली क्या करता है, कठोर कठोर पारस्परिक क्रिया को एक्सप्लेन करता है। कठोर कठोर पारस्परिक क्रिया को समझाने का प्रयास किया है इसमें। तो सबसे पहले सिद्धांत ले लेते हैं हम। सबसे पहला है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ठीक है। अब देखो, ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है, इसका मुख्य आधार सबसे पहले जो मैंने लिखा हुआ यही है, कठोर कठोर पारस्परिक क्रिया। और कठोर कठोर पारस्परिक क्रिया जो है, इसको हम आयनिक पारस्परिक क्रिया भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर इसी को समझाने का प्रयास किया गया है। तो इसमें कहा गया है कि जो कठोर कठोर पारस्परिक क्रिया है, वह मुख्य रूप से स्थिर वैद्युतिक या हम कह सकते हैं इसकी जगह आयनिक जो पारस्परिक क्रिया है उसको समझाती है। आयनिक पारस्परिक क्रिया, ठीक है। तो इसमें क्या है बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार कठोर अम्ल, इस सिद्धांत के अनुसार कठोर अम्ल व कठोर क्षार वे होते हैं जिनमें आयनिक बंधन पाया जाता है या आयनिक पारस्परिक क्रिया होती है। आयनिक बंधन पाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत इस बात को कहता है कि कठोर अम्ल व कठोर क्षार वे होते हैं जिनमें आयनिक बंध उपस्थित होता है। यानी कि स्पष्ट हो गया कि आयनिक बंध जिनमें प्रेजेंट है, उसके अंदर क्या होगा, कठोर अम्ल व कठोर क्षार का मिश्रण होगा। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया NiOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड एक आयनिक यौगिक है, ठीक है। या इसकी जगह मैंने यहाँ पर क्या किया, NaOH ले लिया। NaOH भी एक क्या है,
आयनिक यौगिक है। अब देखो यहाँ पर ये कैसे टूटेगा, Na प्लस और OH माइनस। तो Na प्लस तो क्या हो गया हमारा, हार्ड एसिड हो गया, कठोर अम्ल हो गया, और OH माइनस क्या हो गया हमारा, हार्ड बेस हो गया। तो यही इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कह रहा है कि कठोर अम्ल व कठोर क्षार वे होते हैं जिनमें आयनिक बंधन उपस्थित होता है। क्या होता है, आयनिक बंधन उपस्थित होता है। जैसे हम इसके एग्जांपल्स करें तो हम कह सकते हैं कि Ni प्लस आपका हो गया, Na प्लस हो गया, और हम कह सकते हैं इसके अलावा K प्लस हो गया। ये सारे क्या हो गए, ये सारे हार्ड एसिड हो गए, कठोर अम्ल हो गए। इसके साथ आप यहाँ पर ले सकते हो जैसे F माइनस हो गया, OH माइनस हो गया, ये क्या हो गए आपके, हार्ड बेस हो गए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत इसी बात को समझाता है कि कठोर अम्ल व कठोर क्षार वे होते हैं जिनमें आयनिक बंधन होता है या आयनिक बंध उपस्थित होता है या आयनिक पारस्परिक क्रिया पाई जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है इसके अंदर क्या है, ये कहा गया कि कठोर अम्ल जो होते हैं, कठोर अम्ल जो होते हैं उनमें रिक्त d ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। कठोर अम्ल में रिक्त d ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, जिसके कारण क्या है, इनकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि कठोर अम्ल जो हैं उनमें रिक्त d इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिटल उपस्थित होते हैं, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये जो सिद्धांत है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ये इस बात को बताता है कि मृदु अम्ल व मृदु क्षार वे होते हैं जिनमें परस्पर सह संयोजी बंधन पाया जाता है, सह संयोजी बंधन पाया जाता है। तो कहने का मतलब इस पाई इलेक्ट्रॉन सिद्धांत का या इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का मूल बिंदु हो गया कि कठोर अम्ल व कठोर क्षार तो वे हैं जिनमें आयनिक बंधन पाया जाता है, और मृदु अम्ल व मृदु क्षार वे हैं जिनमें की सह संयोजी बंधन पाया जाता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कठोर जो होता है उसमें आयनिक बंधन है, क्योंकि साइज जो है वो स्मॉल होता है, और ये जो सहसंयोजी बंधन है मृदु मृदु, इसके अंदर क्या है, साइज बड़ा होता है, और साइज बड़ा होने के कारण क्या है, इनमें सहसंयोजी बंधन पाया जाता है। तो मेन तो इसके अंदर यही है, और सारा थ्योरेटिकल है, जो बुक से पढ़ेंगे या नोट्स जो है उनसे हम देख लेंगे। तो इसका मूल कंसेप्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का वो यही होता है कि जिनमें आयनिक बंध है वो कठोर अम्ल कठोर क्षार से बने हुए हैं, और जिनमें सहसंयोजी बंधन होता है वो मृदु अम्ल मृदु क्षार से निर्मित होते हैं। ठीक है, दूसरा प्रिंसिपल देखते हैं हम यहाँ पर। दूसरा प्रिंसिपल है पाईबंद सिद्धांत। पाईबंद सिद्धांत ये भी क्या है, कठोरता मृदुता को समझाता है, और इस सिद्धांत के अंदर ये जो सिद्धांत है ये चैट के द्वारा दिया गया, और जे चैट नामक वैज्ञानिक ने क्या है इसको समझाने का प्रयास किया, जिसमें उसने कहा कि यह सिद्धांत मृदु मृदु पारस्परिक क्रिया को मुख्य रूप से
प्रदर्शित करता है। मृदु मृदु पारस्परिक क्रिया जो होती है, यानी मृदु अम्ल मृदु क्षार, उसको ज्यादा फोकस करता है या उस पर ज्यादा ध्यान देता है। अब इस सिद्धांत के अनुसार ये कहा गया कि मृदु मृदु जो पारस्परिक क्रिया होती है उसमें पाई बंधन का योगदान होता है। यानी मृदु मृदु पारस्परिक क्रिया में पाई बंधन का योगदान होता है। पाई बंधन का योगदान होता है। और पाई बंध जो है उन धातुओं में निर्मित होता है जिनमें निम्न ऑक्सीकरण अवस्था तथा डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। यानी कि दो बिंदु आ गए, निम्न ऑक्सीडेशन स्टेट व अधिक डी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। उनमें क्या होता है, पाई बंध का निर्माण शीघ्रता से हो जाता है। ठीक है। अब इसके लिए क्या है, डी इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और निम्न ऑक्सीकरण अवस्था होनी चाहिए। ठीक है। तो मेन चीज पाई बंध मृदु मृदु पारस्परिक क्रिया पर ज्यादा फोकस करता है और पाई बंध का योगदान होता है मृदु मृदु पारस्परिक क्रिया में। ठीक है। इसके अलावा पाई बंध का निर्माण वहां जल्दी होता है जहां पर निम्न ऑक्सीकरण अवस्था होती है और अधिक डी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। वहां पर पाई बंध का निर्माण बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है। अब देखो तीसरा और लास्ट प्रिंसिपल है इसके अंदर, पिटजल का सिद्धांत, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। पिटजल का सिद्धांत भी कठोरता मृदुता को समझाता है। और ये क्या है, पिटजल का सिद्धांत लंदन और वांडरवाल सिद्धांत या वांडरवाल बलों का सिद्धांत है, उन पर आधारित है। यानी पिटजर का जो सिद्धांत है वो लंदन और वांडरवाल के सिद्धांत पर आधारित है, जो कि मृदु मृदु पारस्परिक क्रिया को समझाता है। मृदु मृदु पारस्परिक क्रिया को समझाता है या पारस्परिक क्रिया की व्याख्या करता है। ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले ये किस पर आधारित है, पिटजर का सिद्धांत? ये लंदन और वांडरवाल आकर्षण बलों पर आधारित है। और मृदु मृदु जो पारस्परिक क्रिया होती है, क्या होती है, पारस्परिक क्रिया होती है, उसकी व्याख्या करता है, उसको समझाने का कार्य करता है। और इसमें कहा गया है कि मृदु मृदु पारस्परिक क्रिया करने वाले मृदु मृदु पारस्परिक क्रिया करने वाले समूहों पारस्परिक क्रिया करने वाले समूहों की ध्रुवणशीलता, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि मृदु मृदु पारस्परिक क्रिया ये जो है वो क्रिया करने वाले समूहों
करने वाले समूहों की ध्रुवणशीलता के गुणनफल पर निर्भर करती है। गुणनफल पर निर्भर करती है। ठीक है। और पिटजर के सिद्धांत में क्या बताया गया कि आकार व ध्रुवणशीलता बढ़ने से ध्रुवणशीलता बढ़ने से क्या होता है कि जो लंदन प्रकीर्णन ऊर्जा है, लंदन प्रकीर्णन ऊर्जा का मान भी बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? लंदन प्रकीर्णन ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। कब? जब आकार व ध्रुवणशीलता बढ़ती है तो लंदन प्रकीर्णन ऊर्जा का मान भी बढ़ जाता है। और ये जब ऊर्जा का मान बढ़ रहा है तो इसमें बताया गया है इसके कारण बड़े आकार के ध्रुवणशील मृदु लिगेंडों के बीच बने बंध का स्थायित्व भी बढ़ जाता है। तो पिटजर के सिद्धांत का मूल बिंदु हो गया कि ये मृदु मृदु पारस्परिक क्रिया की व्याख्या करता है। क्या करता है? व्याख्या करता है। दूसरा, क्रिया करने वाले समूहों की ध्रुवणशीलता के गुणनफल पर निर्भर करती है। यानी मृदु मृदु जो पारस्परिक क्रिया है ये क्रिया करने वाले समूहों की ध्रुवणशीलता के गुणनफल पर निर्भर करती है। दूसरी बात। तीसरी बात पिटजर के सिद्धांत में कही गई कि आकार और ध्रुवणशीलता का मान जब बढ़ता है तो लंदन प्रकीर्णन ऊर्जा का मान भी बढ़ जाता है। और इस ऊर्जा के मान के बढ़ने से या ऐसा होने से बड़े आकार के ध्रुवणशील मृदु लिगेंडों के मध्य, यानी जो बिग साइज के होते हैं, ध्रुवणशील मृदु लिगेंड कह दो आप, या इसकी जगह आप क्षार कह सकते हैं। मृदु क्षारों के मध्य जो बंध है उसका स्थायित्व बढ़ जाता है। क्षार के मध्य जो बंधन होता है उसका स्थायित्व बढ़ जाता है। स्थायित्व बढ़ जाता है। तो ये थे हमारे प्रिंसिपल जो कठोरता मृदुता को समझाते हैं। पहला था हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, दूसरा हमारा था पाइबंद सिद्धांत, और तीसरा है पिटजर का सिद्धांत। तो इनमें से एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सा सिद्धांत क्या समझाता है, क्या कहता है। तो जो समझाने का पॉइंट्स थे वो मैंने बता दिया है, और ज्यादा थ्योरेटिकल जो लैंग्वेज है वो हम नोट्स से पढ़ लेंगे। ठीक है। इसी के अंदर हम एक छोटा सा टॉपिक और है उसको इसके साथ ही कर लेते हैं, और उसका नाम है विद्युत ऋणता कठोरता मृदुता से कैसे प्रभावित होती है। ठीक है। तो हम यहाँ पर हेडिंग डालते हैं विद्युत ऋणता तथा कठोरता व मृदुता। कठोरता व मृदुता यानी विद्युत ऋणता का मान कठोरता व मृदुता से किस प्रकार प्रभावित होता है। ठीक है। तो इसको समझाने के लिए हम सामान्यतः पहले हमने पढ़ा हुआ है, विद्युत ऋणता वहां पर आई थी जब अम्ल क्षार कठोर और मृदु में हमने वर्गीकरण किया था। तो उसमें कहा गया था कि जिनकी विद्युत ऋणता जो है अधिक होती है वो कठोर प्रवृत्ति के होते हैं। क्या होते हैं?
कठोर प्रवृत्ति के होते हैं, यानी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। विद्युत ऋणता का मान ज्यादा होगा तो वो क्या है, कठोर प्रवृत्ति का होगा, कठोर प्रवृत्ति का होगा, यानी कि वो चाहे क्या हो, कोई अम्ल हो कठोर या फिर कठोर क्षार हो। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जब विद्युत ऋणता का मान क्या होगा, कम होगा, तो वो क्या है, मृदु प्रवृत्ति को प्रदर्शित करेगा। क्या करेगा, मृदु प्रवृत्ति को प्रदर्शित करेगा। अब वो मृदु क्या है, मृदु आपका एसिड भी हो सकता है या फिर वो बेस भी हो सकता है। इसी तरह से यहाँ पर कठोर क्या है, कठोर आपका एसिड भी हो सकता है या बेस भी हो सकता है। तो सीधा सा संबंध ये हो गया कि विद्युत ऋणता से कठोरता मृदुता कैसे प्रभावित होती है, कि यदि विद्युत ऋणता का मान ज्यादा है आयंस के लिए तो वो कठोर अम्लीय क्षार हो सकता है, उस कठोरता की प्रवृत्ति रखता है। और यदि विद्युत ऋणता का मान कम है तो वो मृदु प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है, यानी कि वो मृदु अम्ल हो सकता है या मृदु क्षार हो सकता है। अब ये जो विद्युत ऋणता के द्वारा मृदुता कठोरता है, इसको हम होमो और ल्यूमो के द्वारा भी समझ सकते हैं, यानी अनुप्रक्षक सिद्धांत के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे एमओटी हमने पढ़ी हुई है पहले की क्लासेज में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, एमओटी। अब एमओटी में क्या है, होमो और ल्यूमो होते हैं। होमो मीन्स हाईएस्ट, ऑक्यूपाइड, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ल्यूमो होता है लोवेस्ट, अनऑक्यूपाइड, अभरे हुए या रिक्त, अन ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, इस एमओटी के आधार पर भी होमो ल्यूमो के द्वारा भी हम क्या है, ये जो विद्युत ऋणता के द्वारा कठोरता मृदुता है इसको भी समझा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जिसके लिए होमो ल्यूमो में अंतर ज्यादा होता है, जितना ज्यादा अंतर होता है वो उतना ही कठोरता प्रदर्शित करता है, और जिसमें कम अंतर होता है वो कम कठोरता प्रदर्शित करता है या मृदुता प्रदर्शित करता है। जैसे यहाँ पर हम एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ले लें और उसके अंदर यहाँ पर क्या है, होमो और ल्यूमो बना दें। ठीक है, यहाँ पर जैसे दो एग्जांपल ले लें हम, अमोनिया और ब्रोमीन। एक ले लिया हमने अमोनिया और एक ले लिया ब्रोमीन। तो यहाँ पर होमो ल्यूमो, इधर क्या है, एनर्जी होगी। अब यहाँ पर डिफरेंस देखा जाएगा, जिसमें अंतर ज्यादा होगा, जिसमें डिफरेंस ज्यादा होगा वो क्या है, ज्यादा कठोर होगा, और जिसमें कम होगा वो कम कठोर होगा। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, ये होमो जो है अमोनिया का एनर्जी लेवल है, ये यहाँ पर हमने बना दिया। अब ये यहाँ पर होमो हो गया अमोनिया के लिए, जैसे ये बना दिए हमने, इसको सिंपल ही रख लेते हैं डॉटेड लाइन से। ये हमारा होमो हो गया अमोनिया का, और इसका जो ल्यूमो है वो हो गया यहाँ पर, ये ल्यूमो हो गया। तो ये एनर्जी डिफरेंस हो गया होमो और ल्यूमो के बीच में, किसके लिए, अमोनिया के लिए। ठीक है, दूसरा ब्रोमीन का क्या है, ये यहाँ पर जैसे होमो हो गया और ये इसका ल्यूमो हो गया, तो इनके बीच जो एनर्जी डिफरेंस है वो कम है अमोनिया के कंपैरिजन में। अमोनिया का जो एनर्जी डिफरेंस है वो ज्यादा है होमो ल्यूमो के बीच में, तो ये क्या होगा, ये कठोरता प्रदर्शित करेगा। कठोर होगा किससे, ब्रोमीन से। किससे होगा, कठोर होगा, और ये अपेक्षाकृत मृदु होगा अमोनिया के कंपैरिजन में। तो हम कह सकते हैं जो कठोरता है
या कठोरता जो है उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अमोनिया की कठोरता ज्यादा होती है ब्रोमीन से। उसका रीजन आप होमो ल्यूमो एमओटी का जो कंसेप्ट है उससे भी समझ सकते हैं कि जिनके बीच होमो और ल्यूमो के बीच हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हैं उनके बीच जितना ज्यादा ऊर्जा अंतराल होगा उसका जो है उतना ही अधिक होगा। ठीक है, तो कठोरता जो है वो निर्भर करती है, वो कठोरता मृदुता इस पे भी निर्भर करती है एनर्जी वैल्यू पर। जिसके लिए ऊर्जा का मान ज्यादा है, ऊर्जा अधिक है अमोनिया की, तो ये कठोरता रखेगा। और ब्रोमीन के लिए क्या है, ऊर्जा कम है तो ये क्या है, मृदु हो जाएगा इसके कंपैरिजन में। क्या हो जाएगा, मृदु हो जाएगा। और ये क्या होगा, ये कठोर होगा। ठीक है, तो ये जो विद्युत ऋणता है इसके द्वारा हम कठोरता मृदुता को समझ सकते हैं। तो अभी हमने देखा जिसके लिए विद्युत ऋणता का मान क्या है, ज्यादा है, वो कठोर होते हैं। और जिनके लिए विद्युत ऋणता का मान कम होता है क्या होते हैं, मृदु होते हैं। दूसरा, हम कठोरता मृदुता को एमओटी का होमोल्यूमो सिद्धांत से भी समझा सकते हैं, जिसमें एनर्जी गैप जो है वो डिपेंड करता है कि कठोर होगा या मृदु होगा। तो जिनमें होमोल्यूमो के बीच या जिनके लिए होमोल्यूमो का अंतर ऊर्जा अंतराल जो है वो ज्यादा है वो क्या हो जाएंगे, ऊर्जा अधिक कठोर की श्रेणी में आ जाएंगे। और जिनके लिए कम है वो मृदु की श्रेणी में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके आज दो हो गए, एक तो आधार हो गए यानी कि सिद्धांत हो गए इलेक्ट्रॉनिक पाईबंद, और तीसरा पिटजर का सिद्धांत। और उसी के साथ हमने किया है विद्युत ऋणता व कठोरता मृदुता में क्या संबंध होता है। ठीक है।